नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के 10% आरक्षण के बारे में बताएंगे। हम आपको इसमें बताएंगे कि आरक्षण किसे मिलेगा, किस तरह के लोगों को मिलेगा, आरक्षण को लेकर के क्या क्या शर्तें हैं। अब इस आरक्षण के फैसले के बाद में सरकार के लिए इसके आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी और उस प्रक्रिया में क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, वो कौन सी वजह हो सकती है जिसके लिए आरक्षण का जो सरकार का फैसला है ये सिर्फ फैसला ही रह सकता है, ज़मीन पर नहीं उतर सकता है। सरकार का ये फैसला जो आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों के लिए है, इस फैसले के बाद में हरियाणा के जाट आंदोलन, गुजरात के पाटीदार और महाराष्ट्र के मराठों के आंदोलन का क्या होगा, इस फैसले का आरक्षण पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा और सरकार के लिए यह फैसला व्यक्तिगत रूप से जिस पार्टी सत्ता में है उनके लिए ये फैसला किस तरह से फ़ायदेमंद होगा, इस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर 7 जनवरी 2019 को एनडीए सरकार ने कैबिनेट मंजूरी दी है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा यानी कि 12th क्लास के बाद के एजुकेशन पर अप्लाई होगा। हालांकि सच ये भी है कि बाकी का जो आरक्षण है यानी कि ओबीसी है, एससी या एसटी का है, वो भी उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ही मिलता है और यह आरक्षण पहले से ही लागू 49.5% के दायरे से बाहर होगा, यानी कि एससी, एसटी या ओबीसी या किसी भी दूसरे वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ या उसे कम नहीं किया जाएगा। स्वर्णों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। अब इस फैसले को ज़मीन पर उतारने का काम शुरू हुआ। अब तक के टोटल आरक्षण को अगर समझना हो तो 27% ओबीसी के पास आरक्षण है, 15% एससी के पास में है और 7.5% एसटी के पास है। इसमें कुल मिलाकर के हो जाता है 49.5%। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, क्या सभी स्वर्णों को मिलेगा या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े जिनके लिए सरकार क्या पैमाने तय कर रही है। सबसे पहली जो शर्त है इस आरक्षण को लेने की वो ये है कि स्वर्ण उन स्वर्ण परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें 10% आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि जिन स्वर्ण लोगों की जो ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, वो 5 एकड़ से कम हो, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी शर्त मकान से जुड़ी हुई है। ऐसे शहरी सवर्ण परिवार जिनका शहर में 1000 स्क्वायर फीट से छोटा मकान है, निगम या फिर कहें कि कस्बों में जो आवासीय प्लॉट है वो 109 यार्ड से कम ज़मीन पर हो और जो निगम के बाहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के जो प्लॉट है वो 209 यार्ड से कम के होने चाहिए। अब ये 2 प्रमुख शर्तें हैं, पहला आपकी ज़मीन को लेकर के, दूसरा आपकी इनकम को लेकर। अब दूसरी बात करते हैं कि इस कैबिनेट मंजूरी के बाद में अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले सरकार को इस आरक्षण की बात भी करने से पहले संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि संविधान में आर्थिक आरक्षण जैसी किसी बात का जिक्र तक नहीं है। वहाँ सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि जो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है उसी में ये 15 और 16 आता है। अब सरकार इसमें संविधान संशोधन करेगी कि धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के साथ साथ आर्थिक समानता भी जरूरी है। इसलिए संविधान में आर्थिक भेदभाव की बात भी शामिल की जाएगी। अनुच्छेद 15 के बाद बात आती है अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 भी समानता की बात करता है कि रोजगार में समान अवसरों की बात होनी चाहिए, सभी को समान रोजगार मिलने चाहिए। लेकिन साथ में यह भी कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण भी दिया जा सकता है। अब सरकार इसमें संशोधन करेगी और इसमें सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन को भी शामिल करेगी ताकि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया जा सके। ये संविधान संशोधन का जो बिल है ये संसद के दोनों सदनों से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, यानी कि अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के बाद आरक्षण का रास्ता साफ होगा। और अब संविधान संशोधन के बाद शुरू होगा दूसरा और सबसे मुख्य काम। फिर शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया, जिसमें सरकार पहले ड्राफ्ट बनाएगी, फिर उसकी शर्तें और रूपरेखा तय करेगी, फिर उसे संसद में किसी एक सदन में रखा जाएगा, चाहे हो सकता है लोकसभा में पहले रखे या राज्यसभा में। हालांकि सरकार की मेजोरिटी लोकसभा में है तो जाहिर सी बात है पहले उसे लोकसभा से पास करवाया जाएगा। फिर है संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और वहाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कई मुश्किलें हैं। सबसे पहला तो ये कि मोदी सरकार संविधान संशोधन हो या आरक्षण बिल दोनों को लोकसभा में तो पास करा लेगी, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है।
वहां अगर विपक्ष का साथ नहीं मिला तो मामला अटक जाएगा। इसके अलावा यहां आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से पार कर रही है, यानी कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 50% या 49.5% तक जो SC ST और OBC का है इससे बाहर है, तो इसलिए ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी थी। हालांकि सरकार ये भी कोर्ट में तर्क दे सकती है कि हम 50% से ज़्यादा के दायरे में आर्थिक आधार रख रहे हैं, हम जातिगत आधार दे भी नहीं रहे हैं, और सरकार को न्यायिक पचड़े में फंसने से बचने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में भी लाना होगा। एक मुश्किल ये भी हो सकते हैं कि संविधान के मुताबिक 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले को आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, जबकि सरकार इसका दायरा 8 लाख रुपए रख रही है। जो आर्थिक पिछड़ों का जो दायरा है वो सरकार के मुताबिक 8 लाख से कम सालाना इनकम वाले आर्थिक पिछड़ेपन में होंगे। अब एक बात यह भी है कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार का जो फैसला है ये बेहद ही दूरगामी असर वाला होगा। एक तरफ नाराज सवर्ण तो खुश होंगे ही, इस फैसले के बाद आरक्षण की मांग कर रहे जाटों, मराठों और पाटीदारों के आंदोलन भी शांत हो जाएंगे, और बीजेपी इसके जरिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा फायदा देख रही है, यानी कि हिंदी बेल्ट में, जहाँ पार्टी का संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिलहाल पार्टी का कोर वोटर किन्हीं कारणों से नाराज चल रहा है। इसके अलावा SC ST एक्ट के बाद उपजी नाराजगी को भी कम किया जा सकता है। दिसंबर 2018 में हुए चुनावों में MP और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी की वजह से हार सामना करना पड़ा, और विशेष तौर से MP में तो सरकार बनाते बनाते रही है, जहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वहां SC ST एक्ट का सबसे ज़्यादा असर रहा है। और 2014 में यहीं से बीजेपी को, यानी कि जो हिंदी बेल्ट है, यहीं से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। इस मामले में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला है, इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी उनका साथ देंगे। और एक खास बात, मोदी और शाह की जोड़ी पर जो सवाल उठने शुरू हुए हैं 5 राज्यों में चुनाव की हार के बाद में, वो भी बंद होंगे। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी के भीतर ही आडवाणी और नितिन गडकरी वाला 160 वाला ग्रुप फिर से सक्रिय हो गया है, और पार्टी के भीतर ही मोदी और शाह के खिलाफ माहौल बना रहा है। अब बात आती है कि भविष्य में इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। जो सबसे बड़ा असर है वो है लोकसभा चुनाव पर। देश भर में सवर्ण वोटर बीजेपी की ओर लामबंद हो सकता है। दूसरा, कुछ स्वर्ण जातियां जैसे हरियाणा में जाट है, गुजरात में पाटीदार है, महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये मांग भी खत्म हो जाएगी। भविष्य में अगर सरकार चाहे तो जातिगत आरक्षण खत्म कर पूरी तरह से आर्थिक आरक्षण लागू कर सकती है, और RSS का तो ये मुख्य एजेंडा भी है। बिहार चुनाव से पहले भागवत ने आर्थिक आरक्षण का बयान भी दिया था, जो बीजेपी के खिलाफ गया था, और वहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में अगर आर्थिक आरक्षण लागू होता है तो सरकारें भी जाति से ध्यान हटा देगी, वो भी सिर्फ आर्थिक आधार पर देखेगी और गरीबों के हितों की काम करेगी, फिर वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। ऐसा होगा तो फिर रीजनल पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उन सबका जो रीजनल पार्टियां वो किसी न किसी जाति को लेकर के है। जैसे RJD बिहार में है तो यादव है, UP में सपा है तो यादव है, बसपा है तो SC ST वोटर है। तो अगर आर्थिक रूप से लागू हो जाता तो तमाम जो रीजनल पार्टियां उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।